कैसे हैं आप सब लोग। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 4th क्लास पार्ट 4 के अंदर आप सबका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा, अगर पहले की वीडियोस को अच्छे से देखते आए हो तो यहाँ सभी चीज़ें आपको कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा, सेकंड में उसको कंप्लीट किया, थर्ड के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया और इस 4th पार्ट के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिनिश भी करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारे सामने जो एक बात रखी गई थी वो ये थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक पैराग्राफ में शब्द बाई शब्द कैसे पहचानना होता है ना, कि कोई एक वर्ड है तो वो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये हमने पहचाना था। ये स्किल आपने अगर सीख ली थी तो उस क्लास के एंड में मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया था और मैंने कहा था कि आप इस पैराग्राफ में दिए गए शब्दों को एक एक पार्ट ऑफ स्पीच नॉमिनेट करें। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये काम किया हो सकता है कुछ ने ये ना किया हो, कुछ लोग ऐसे ही आ गए हो। तो देखो, जिसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उसका उतना ही इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो, अब तक अगर नहीं किया था तो अब से इस काम को ज़रूर करना कि अगर मैं आपको कोई एक छोटा सा टास्क देता हूँ तो उसको कंप्लीट ज़रूर करना। चलिए, तो अब मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। अगर सही हो, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर गलत हो तो हमेशा ध्यान रखना, गलती में ही तो इम्प्रूवमेंट होती है और यही इम्प्रूवमेंट्स ही तो आगे मिलकर आपको हर क्वेश्चन को सही करवाएगी। तो हमारा टास्क ये था कि ये पैराग्राफ मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था कि आप इस पैराग्राफ के अंदर दिए गए शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच नॉमिनेट करें। आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आई, आपके हिसाब से क्या है? प्रोनाउन है, बहुत बढ़िया। सॉ क्या है? ये एक सी नाम का वर्ड होता है गाइज, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है ना, जिसका अर्थ होता है देखना। तो ये हो गया आपका क्या? वर्ब। सी वर्ब होती है देखना। एक्शन है। ए आर्टिकल है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ए एंड द को हम आर्टिकल बोलेंगे सर। स्पैरो क्या है? स्पैरो नाउन है ना, चिड़िया का नाम चिड़िया ही होता है और कुछ थोड़ी रखा हुआ है। यस्टरडे क्या है आपके हिसाब से? देखो, टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, इन बातों को याद रखना। ये वर्ब को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, और व्हेन का आंसर देते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, तो हमने देखा था ये व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे रहे थे वर्ड्स, व्हेन का आंसर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो व्हेन का आंसर दें, उन्हें याद रखना, वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आगे आपका यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या है? ये प्रोनाउन है। इट पढ़ा ही था। वॉज क्या है और सिटिंग क्या है? मेरे हिसाब से बड़े अच्छे से बता सकते हो। ये दोनों मिलकर भी वर्ब कहला सकते हैं या टेंस कहला सकते हैं। इसको आप कह दो मेन वर्ब, इसको आप कह दो हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आया होगा। अच्छा, ऑन क्या है? कल पढ़ा था ना, ऑन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। ऑन क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का सर एक रूल पढ़ा था, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है पक्का। वो जो घंटी होती है जो रस्सी से बांधनी होती है, ये रहा देखो आपका नाउन, ब्रांच है ना। ऑन द ब्रांच, ब्रांच इसका नाउन है। और मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद में नाउन आ जाए, कई बार उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड भी बीच में आ सकता है। तो द क्या होता है? आर्टिकल होता है ना। ए एंड द का तो बता ही चुका हूँ कि आपको आर्टिकल होता है। आर्टिकल क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। ये बात भूलना नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है ऑफ। ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, नहीं पता है तो याद करो, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। तो सर प्रीपोजिशन है तो फिर तो नाउन प्रोनाउन आएगा। देखो ढूंढो, ये रहा नाउन, ये देखो ये रहा, बीच में एक आर्टिकल आ गया जो आता ही है, हम तो पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आते हैं अगली बात पे। यहाँ लिखा है इट। इट क्या होता है? तो प्रोनाउन होता है, ये तो पढ़ा हुआ है। अच्छा, वॉज और ईटिंग दोनों क्या है? वर्ब का हिस्सा है, अपन कह सकते हैं। ये है आपकी मेन वर्ब, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। सिमिलर। चलो आगे बढ़ते हैं। समथिंग। समथिंग क्या होता है आपके हिसाब से? बताओ समथिंग क्या होता है? अब समथिंग को लेके क्या है, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? प्रोनाउन। खुद सोच के देखो ना, अगर आपको किसी चीज़ का नाम ना पता हो और उसके लिए आपको एक वर्ड यूज़ करना है, तो जो वर्ड आप यूज़ करोगे ना वो प्रोनाउन होगा। अच्छा, लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया था कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। हम क्यों नाउन को रिप्लेस करें? हम बोलते रहें। आप एक चीज़ को ज़रा एक्सपीरियंस करना। मान लीजिए आपको महात्मा गांधी के बारे में बात करनी है, तो महात्मा गांधी के बारे में जब आपने बात करना स्टार्ट किया, आपने बोला महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी डिड मैनी सोशल वर्क्स, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया एंड परफॉर्म्ड मैनी डोनेशंस, परफॉर्म्ड मैनी सोशल वर्क। मतलब कुछ भी करके अपन क्या बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। आप एक चीज़ को नोटिस करोगे, मैं बार बार महात्मा गांधी का नाम ले रहा हूँ। आपने आज तक कभी ऐसा पैराग्राफ नहीं पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में या किसी भी और पर्सन के बारे में जिसमें बार बार उनका नाम आ रहा हो। तो हम कई बार क्या होता है, इंग्लिश में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। एक दूसरा, अगर आपको नहीं पता
कि जो सामने चीज़ है, जो सामने पर्सन है, उसका नाम क्या है, तो आप वहाँ भी क्या करोगे, आप प्रोनाउन यूज़ करोगे। तभी तो जब आप किसी को नहीं जानते हो और एक कोई पर्सन दूसरा जो जानता है, आप उससे क्या पूछते हो, हु इज़ ही। आप ऐसे पूछते हो कि नहीं पूछते, हु इज़ ही। तो हु इज़ ही जो वर्ड आपने यूज़ किया वो इसलिए किया क्योंकि आपको पता है वो लड़का है, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता। तो जब आपको नाम ना पता हो तो आप क्या यूज़ करते हो, प्रोनाउन। अच्छा, अब समथिंग भी जो है, समथिंग भी जो क्या है, वो एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो जो स्पैरो था, ये स्पैरो थी, वो क्या खा रही थी, तो हमने क्या बोल दिया उसको, समथिंग। तो नाम जब ना पता हो और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिख दे अपन, तो गाइज वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रोनाउन, ध्यान रखना। अच्छा, अब आते हैं अगले बात है, देखो रैपिडली। रैपिडली क्या लिखा है यहाँ पे, रैपिडली क्या है, एक बात बताओ, क्या ये जो रैपिडली है, अच्छा रैपिडली का अर्थ होता है जल्दी जल्दी। ये जो जल्दी जल्दी है, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लगती है आपको, स्पैरो के बारे में जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन है, या उसके खाने के बारे में जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन है, या फिर समथिंग के बारे में जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन है। बहुत अच्छा, अब बहुत ही इजीली आपने पता लगा लिया होगा, ये वर्ब यानी खाने के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि खाना जल्दी जल्दी हुआ है। तो अगर कोई चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ में हो और पिछले वीडियो को देखने के ठीक बाद इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से जवाब दे पाओगे। नहीं भी दे पा रहे हो तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिर से सुनना। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, आई, ये रहा आपका प्रोनाउन। एम क्या होता है, वर्ब है सर, इसके बारे में तो क्या बोलना, वर्ब है ये। एन क्या होता है, आर्टिकल है, ये तो हम याद ही कर चुके हैं, रट्टा मार लिया इसको तो। एनिमल क्या होता है, एनिमल वैसे नाउन होता है, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक नाउन और लिखा हुआ है ना, और ये जो नाउन हमने लिखा लवर, इसको एनिमल जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक एक्चुअली में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एनिमल को हम जानते हैं ये तो नाउन होता है, लेकिन आओ एक चीज़ और सीखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है गाइस कि दो नाउन्स एक साथ में लिखे हों और एक नाउन दूसरे वाले को डिस्क्राइब कर रहा हो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो याद कर लो कि वो नाउन जो है एक बार के लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे एनिमल के साथ में आपने एक नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ वो नाउन ही होगा, ठीक है। तो क्या सर मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये डुअल या मतलब ऐसे मोर देन वन नेचर्स दिखा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल दिखा सकते हैं। ध्यान रखें इस बात के बारे में कि कई बार जो वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा नेचर दिखा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है ना, इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेंटेंस में वो दो दिखा रहा होगा, है ना। डुअल नेचर नहीं बोल सकते फिर, एक टाइम पे सिंगल नेचर ही दिखेगा उसका, लेकिन सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं माई पे। कल हमने डिस्कस किया था इसको, माई, हिज, हर, है ना, योर, ये जो वर्ड्स होते हैं डिटरमिनेट्स होते हैं। सिस्टर तो नाउन है ही, इसके साथ क्या लिखा है, फॉन्ड लिखा है, तो ये हो गया आपका वर्ब। अच्छा, कई बार ना कई स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर फॉन्ड क्या होता है? फॉन्ड ऑफ हमने बहुत बार सुना, ठीक है ना। क्या फॉन्ड ऑफ एक ही चीज़ है क्या? नहीं, देखो फॉन्ड अलग वर्ड है और ऑफ अलग वर्ड है, जो कि क्या है, एक प्रेपोजिशन है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या, एनिमल्स, ये तो नाउन है ही, देखो हमने भी बोला था कि एनिमल नाउन होता है। फिर सर यहाँ क्यों एडजेक्टिव कर दिया? एक और वीडियो को वापस जाके देखो, मैंने बताया आपको कई बार नाउन ही नाउन को क्या करने लगे, डिस्क्राइब करने लगते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा ना, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला नाउन नहीं हो सकता। और मेरी बात अच्छे से याद भी कर लो गाइस, दो नाउन एक साथ एक के ठीक बाद एक इंग्लिश में लिखे जा ही नहीं सकते। आप राम शाम नहीं बोलते हो, आप राम एंड शाम बोलते हो, बीच में एंड आया। अगर आप किसी तरीके से बोल रहे हो ना राम श्याम, तो उसका मतलब हो जाएगा ऐसा श्याम जो राम जैसा है, ये राम की क्वालिटीज़ वाला श्याम। तो मतलब बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी ये, इस बात को समझना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स नाउन हो ही गया। अब टू क्या है? टू एडवर्ब होता है। टू क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये यहाँ पे बता रहा है कि माई सिस्टर इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स टू। तो इस एडजेक्टिव के लिए ये एडवर्ब है। कल बात की थी हमने, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए नहीं किया जा रहा, यहाँ पे ये इज़ के लिए है, क्योंकि जो सिस्टर है वही मतलब उस पर्सन की तरह ही है, जो मतलब जो पर्सन की बात की जा रही है, जो कह रहा है मैं एक एनिमल लवर हूँ, उसी की तरह सिस्टर के बारे में भी बात की जाए, तो होना जो है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है। चलो उसके बाद में आ जाता है अपन शी पे। शी जो है आपका प्रोनाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से समझ में आया होगा। एंड आपका कंजंक्शन है, कल ही बात की थी इस बारे में अपन ने कि एंड कंजंक्शन होता है। आई आपका प्रोनाउन होता है, ये भी हमने कल पढ़ा था। हैव क्या होता है? हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है। रेस्क्यूड क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, मैनी क्या है? बात करते हैं। एनिमल्स पे क्या है? नाउन है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। एनिमल्स अगर नाउन है, ओके फाइन, समझ में आ गया। फिर मैनी क्या है सर? मैनी होता है एक डिटरमिनर, मैनी एक डिटरमिनर होता है, ठीक है ना। खुद देख लो ना, इस नाउन के नंबर को ये बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है ना।
तो नाउन के नंबर को कोई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर नंबर के बारे में दे या डेफिनेशन के बारे में दे, तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन एक डिटर्मिनर या एडजेक्टिव बोलेंगे। फर्दर बट लिखा है यहाँ पे, ये होता है कंजंक्शन, कल पढ़ा था अपन ने। वी होता है आपका प्रोनाउन, कल पढ़ा था हमने। कैन नॉट क्या होता है, बताओ जरा, कैन नॉट क्या होता है? अब जिनको नहीं पता मैं बताया तो, कैन नॉट तो मॉडल होता है, ये तो पढ़ते आ रहे हो बचपन से। क्या है मॉडल या मोडाल, हो सकता है आपके टीचर ने आपको सिखाया, उसको मोडाल बोलते हैं। तो मोडाल कहो या मॉडल कहो, ये आपका कैन नॉट जो है वो क्या मॉडल है, और नेगेटिव वर्जन है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। कैन मॉडल होता है, याद भी आ गया होगा। अफोर्ड तो वर्ब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आया होगा। इनफैक्ट मेन वर्ब है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा यहाँ पे टू लिखा है प्रीपोजिशन, कीप लिखा है वर्ब। अच्छा कल एक बात करी थी, याद है क्या? मैंने कहा था कि अगर इंग्लिश में टू के साथ में नाउन लिखा है ना, तो ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर टू के साथ में नाउन ना लिखा हो, प्लस साथ में प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं क्या? चलो बढ़िया, जिन्होंने भी जवाब दिया होगा बहुत अच्छी बात है, पिछली क्लास में सीखा आपने कि ये कहलाते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे ये जो कलेक्टिव है ये पूरा क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है ना। आप इसको प्रीपोजिशन और वर्ब कह लो एक बार के लिए, ठीक है, लेकिन ये कलेक्टिवली इन्फिनेटिव होता है। डरना नहीं है, क्योंकि देखो अब इससे ना ये मत समझना कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो सर। कई बार क्या होता है कि ना इंग्लिश में कुछ चीज़ों को सीखने के लिए हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, बस वही कर रहे हैं अपन। ऑल होता है आपका प्रोनाउन, नहीं पता है तो याद कर लो। वैसे ऑल जो होता है वो एक डिटर्मिनर भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। हम आगे टॉपिक के अंदर जब पढ़ेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो भी समझेंगे। ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन और देम हो गया आपका प्रोनाउन। ये तो आपको याद होगा कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन ही प्रोनाउन आता है। अब देखो जितने भी रूल्स आपने नए सीखे, पुराने रूल्स जो आपको पहले से आते थे, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो तो आपने अप्लाई होते हुए देखे ही, और उनको आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से एक जो नया रूल आपने सीखा होगा वो ये था कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। वो देखो हमने हर जगह पे क्या किया है, हर जगह पे हमने प्रूव किया है। अगर किया है तो इसी कारण से किया है क्योंकि इंग्लिश में ऐसा ही होता है। दीज आर फैक्ट्स, ये जो है ये फैक्ट्स हैं। ये कुछ ऐसा थोड़ी है जो मैंने बना दिया या किसी मेरे से पहले टीचर ने बना दिया हो, ये कुछ ऐसा है जो पहले से ही है। चलो, तो अब तक मेरे हिसाब से 2 एक्सरसाइज के बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी सेंटेंस में या किसी बड़े पैराग्राफ में ही क्यों ना, अगर हम किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को जानना चाहें तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर हमें यहाँ पे मिली है तो हम बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आपने ये क्लासेस को अच्छे से देखा है, समझा है और बढ़िया तरीके से सीखा है, तो अब 80 to 90% केसेस के अंदर आप कभी गलती नहीं करेंगे। 10% का जो गैप मैं रख रहा हूँ वो मैं इसलिए रख रहा हूँ गाइस, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में इतना ईजी नहीं होता। कल भी बताया था, लेयर्ड होता है। ये जो एजुकेशन का जो मेथड है वो क्या है, लेयर्ड। पहले आप एलिमेंट्री चीज़ें सीखते हो, फिर आप इंटरमीडिएट पे वो इंसान पहुँचेगा जो प्रैक्टिस करेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे और तो आप 100% इंटरमीडिएट पे पहुँचोगे, और अगर इंटरमीडिएट पे पहुँच गए तो आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे एडवांस लेवल पे पहुँचने की, और वहाँ तक आपको मैं पहुँचाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो, तो पार्ट 4 के अंदर जो एक छोटा सा हिस्सा और रह गया जो मुझे आपको समझाना है वो है डिफरेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स। जो अब अपन 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, इन 3 चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हम देखने वाले हैं। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस का। भाई इन 3 चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, ये सर हम इनमें क्यों डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। अगर पहली क्लास याद ना हो तो मैं आपको याद करवाता हूँ। मैंने उसमें सबसे पहले आपको एक बात कही थी कि इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट है लेटर्स। लेटर्स से जब ग्रुप बनते हैं तो बनते हैं वर्ड्स, और जब वर्ड्स से ग्रुप बनते हैं तो क्या बनते हैं, तो क्या सिर्फ सेंटेंस बनते हैं? नहीं, मैंने उस टाइम एक चीज़ और बताई थी आपको कि सेंटेंस तो बनता ही है, फ्रेज भी बनते हैं, क्लॉज भी बनते हैं। तो वर्ड का जब हम ग्रुप देखेंगे तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है? आओ देखना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, हम इसके अंदर पता करेंगे कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। देखो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि ये जो मैंने 3 लिखे हैं ये तीनों के तीनों सेंटेंस हैं। सेंटेंस एक होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सेंटेंस होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें एक तो सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है ना। जैसे कई बार सब्जेक्ट ना हो तो भी काम चल जाता है, जैसे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की असेंबली को आप कह सकते हो एक सेंटेंस है। देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल है। क्या इसमें प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब हो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, एडवर्ब हो,
बट वो क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस। इधर सब्जेक्ट है और वर्ब है, चलो इसका ऑब्जेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इधर एक और सब्जेक्ट आ गया, एक और वर्ब आ गई और एक ऑब्जेक्ट और आ गया, चलो ठीक है। फिर इधर इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी और ये जो है बाई लगा के डूअर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, यहाँ तक भी बातें समझ में। और सेंटेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है ना दोस्त, वो होती है एक फुल स्टॉप। अगर एक जगह पे फुल स्टॉप देख लो तो समझ जाना कि वहाँ पे एक सेंटेंस पूरा हो गया। ये रहा एक फुल स्टॉप। अच्छा, इस सेंटेंस में फुल स्टॉप कहाँ पर लगा है बताओ? यहाँ लगा है या यहाँ पे लगा है? यहाँ लगा है क्या? यहाँ मैंने गलती से भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि लगेगा नहीं। अगर मैंने यहाँ नहीं लगाया और यहाँ लगाया ना, तो मुझे बताओ सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक? तीन में से कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन चुना होगा। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब्जेक्ट आ गया था, ये वर्ब आ गई थी, बात तो खत्म हो गई थी ना यहाँ पे, है ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक को क्यों सेंटेंस बोल रहे हैं? आओ थोड़ी देर में समझते हैं बस। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, फिर आगे ये वर्ब का हिस्सा है, ये आपका ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, बाई लगा के अपन ने डूअर को लिखा हुआ है। अच्छा ओके फाइन, यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई। ये भी तो ये तीन सेंटेंसेज हैं, ओके ठीक है, समझ में आया। सर सेंटेंस तो हम जानते हैं क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये समझना है हमको। ओके कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। एक बात देखो, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो एक सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि मीनिंगफुल है। देखो अगर मैं इसको इतने से को बोलूँ, सिर्फ राम इज़ डांसिंग, बस इतना से बोला, राम इज़ डांसिंग, सिर्फ इतना से बोला, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल। तो आओ समझो, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हों जो अपने आप को एक सेंटेंस क्लेम कर सके, तो उनको अपन क्लॉज बोलते हैं गाइस। मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस है सर, ये अपने आप में एक सेंटेंस है सर। तो गाइज ये जो इंडिविजुअली जब एक सेंटेंस में ऐसे आ जाए, दोनों के दोनों आ जाए ना, तो इनको एक क्लॉज कह दिया जाता है। ये एक क्लॉज है और ये क्या है? क्लॉज है, ठीक है। ध्यान रखना, सभी क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले रहते हुए क्या हो सकते हैं? एक सेंटेंस हो सकता है। बस एक तरह के क्लॉज होते हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो एक सेंटेंस जो है वो नहीं बन पाते हैं अकेले। वो क्या होते हैं, वो जब हम क्लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, क्लॉज तो समझ में है। अब आती है बारी फ्रेज की। चलो फ्रेज की भी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस के अंदर जो लिखा हुआ है, एक ब्यूटीफुल कार के बारे में बात की गई है कि उसे अजय के द्वारा खरीदा गया। ये यहाँ पे सेंटेंस का अनुवाद है, एक ब्यूटीफुल कार को अजय के द्वारा खरीदा गया। ये एक सेंटेंस है हमारे सामने। तो इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि जरा पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप बताओगे ये आर्टिकल है, ठीक है, और ये जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये जो है ये आपका नाउन है। मैं एक बार यहाँ पर रुकता हूँ, जरा एक बार के लिए मैं रुक रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास में कुछ शब्दों की संख्या आ गई? हमारे पास में 3 वर्ड्स हैं, तो ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है ना? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने सेंटेंस बोला था सब स्टार्ट में। तो आओ सीखो, अब ध्यान से सुनना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ले आए, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तब तो वो बनता है क्लॉज, ठीक है। सुनते जाना, देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाए, यानी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये तो बना एक क्लॉज। और अगर उसके बाद में एक फुल स्टॉप लग जाए, तब वो बनेगा क्या? एक सेंटेंस। जैसे इसको देखो, ये क्लॉज भी है, ये सेंटेंस भी एक ही है। इस बात को समझना, यहाँ पर एक ही क्लॉज है और एक ही सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस के बारे में क्या कहोगे बताओ? 2 क्लॉज है और एक सेंटेंस है। नजर आ रहा है क्या? बताओ, आ रहा है ना? एक ही क्लॉज एक ही सेंटेंस। क्यों? एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। इधर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट, यानी कि 2 सेंटेंस, ठीक है ना? सॉरी 2 क्लॉज, 2 क्लॉज, लेकिन सेंटेंस कितने? एक, क्योंकि फुल स्टॉप अगर एक तो सेंटेंस भी कितने? एक। फिर ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इसको अपन क्या कहें? तो आओ समझो, जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ध्यान से सुनना, जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करने लगे, पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट मतलब किसी नाउन की तरह एक्ट करे, किसी प्रोनाउन की तरह एक्ट करे, किसी वर्ब की तरह एक्ट करे, या किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करे, तो समझ लेना गाइस वो क्या है? वो एक फ्रेज है, वो एक फ्रेज है। सर फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस से अलग कैसे होती है? इसमें फुल स्टॉप नहीं आता ना एंड में, इसमें फुल स्टॉप नहीं आया एंड में, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंटेंस नहीं है। ओके अच्छा, इसमें
फुल स्टॉप तो नहीं आया सर, लेकिन चलो फुल स्टॉप तो सर क्लॉज में भी नहीं आता, फिर ये क्लॉज से कैसे अलग है? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आती है और ऑब्जेक्ट भी आता है अगर हो तो। क्या इसके अंदर हमने वर्ब को इंट्रोड्यूस किया? बताओ, इतने से हिस्से के अंदर है क्या? नहीं, वर्ब तो इससे अलग है ना। वर्ब अगर इससे अलग है ना, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो पूरा हिस्सा है ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या फिर ये एक किसकी तरह? नाउन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इनमें जो मेन वर्ड है वो कौन सा है? वो नाउन है, इसलिए आप इसको क्या बोल दोगे? ये एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। और एक बार जरा ध्यान से अगर देख सको तो इधर देखो जरा, ये दो वर्ड्स भी तो मिलकर क्या बन गए? फ्रेज नहीं बन गए क्या? कैसे सर? दो वर्ड्स का वर्ड क्या ग्रुप नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वर्ड के जो ग्रुप होते हैं सर ये तीन हो सकते हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। सेंटेंस ये नहीं है क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है, क्लॉज नहीं है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ वर्ब है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी तो होना चाहिए, तो इसके साथ में ये तो सिर्फ वर्ब है, इसके सब्जेक्ट नहीं है। तो क्लॉज होता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और फुल स्टॉप हो। इसमें क्या है? सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और फुल स्टॉप ना हो। और इसमें क्या? कुछ नहीं हो, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर ले, चाहे नाउन की तरह या वर्ब की तरह। अच्छा, ये जो दोनों हिस्से हैं ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वर्ब का ही तो पार्ट है ये, इसलिए इनको आप बोलोगे ये भी क्या है? एक फ्रेज है। अब देखना कितना इजी है इसको सीखना। ये फ्रेज, ये जो फ्रेज है इसमें मेन वर्ड कौन है? नाउन, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। ये जो फ्रेज है इसमें मेन वर्ड है वर्ब, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। एंड सिमिलरली ये चीज़ आगे बढ़ती रहती है बिल्कुल इसी तरीके से। जिसमें एडजेक्टिव मेन वर्ड होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, जिसमें एडवर्ब मेन वर्ड होगा वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। मतलब इसी प्रकार से हम जो फ्रेज हैं उनको देखते हैं, वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करती है। ठीक है, अब देखो मैंने ऑफ कोर्स आपको बहुत कम एग्जांपल्स दिए हैं, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स टू लर्न। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आप सीखेंगे। जैसे यहाँ भी हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स है, अगर इनको देखें इसमें भी आपको कुछ फ्रेज दिखेंगे देखोगे तो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो ये एनिमल लवर जो है, देखो इसमें दो वर्ड्स हैं लेकिन इनमें नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गई, ऐसा कह सकते हैं अपन। और एक्चुअली फ्रेज क्या है कि इतना सिंपल टॉपिक नहीं है कि इसको एक ही क्लास में सीखा जा सके, इसलिए इसके लिए काफ़ी बहुत सारे एग्जांपल सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब इन टॉपिक्स को मैं इंडिविजुअली आपके सामने लाऊंगा तब आपको मैं और बेहतर सिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा। अभी बेसिक्स की क्लास के अंदर बस इतना ही। ये था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक्स। इतना पढ़ लेने के बाद में हमने लेयर 1 की स्टडी कर ली है। इन वीडियोज़ को बार बार देख कर आप बेसिक जो है इंग्लिश का उस पर बढ़िया कमांड बनाइए। इसके बाद अब हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिनमें ये टॉपिक्स ऑफ कोर्स रिपीट भी होने वाले हैं। चलिए, तो ये था आपका बेसिक की क्लास का फाइनल आप कह सकते हो पार्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जिसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम कॉम्पिटिटिव सिलेबस के अंदर आने वाले सीधे टॉपिक्स। बाय बाय।